नमस्कार। ये हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। और इसमें हम अभी आपने देखा कि हमने 1 से लेके 11 तक भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखे। अब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 तक इसमें देखेंगे। एक्चुअली 12 से 32 तक जो मौलिक अधिकार हैं उनको हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने लास्ट लेसन में आपको डिस्कस किया, फिर से डिस्कस करता हूँ दोबारा से। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। आपको बताता है कि भैया सरकार कौन होता है, कौन कौन लोग हैं सरकार में हिस्सा कौन कौन किस किस का है, ठीक है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि प्रत्येक एक गवर्नमेंट कर्मचारी सरकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में कहता है। क्या कहता है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण, मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियों के बारे में बात करता है आपका अनुच्छेद 13। वही अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, कि भैया ये अब आ गए हैं आपके अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार, ठीक है। उसके पहले हम 13 बता देते हैं आपको, 13 एक बार से फिर डिस्कस कर देते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि भैया मूल अधिकारों के जो भी भारतीय संविधान में संसद कोई भी संशोधन करे, संसद कुछ भी करे, अगर वो मूल अधिकारों में असंगत हैं, ठीक है, अगर वो मूल अधिकारों को कम करते हैं तो भैया किस बिहाफ पे कम कर सकेंगे और उनको हमारा भारतीय संविधान किस तरह से रोकेगा कि हमारे भारतीयों के मूल अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। फिर आती बात अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष, मतलब हमारा कानून, हमारे लॉ के समान सभी समान हैं, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कुछ अपवाद किस तरह से? जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल को, संसद के सदस्य को कुछ कानूनों में ढील दी गई है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध, मतलब कि भैया धर्म के आधार पर कि एक कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस बात पे कोई क्या करेंगे? भेद नहीं करेंगे, ठीक है। जाति के आधार पर कि आप फलाने जाति के और ये ढिमाके जाति के हैं, तो इन जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है। लिंग के आधार पर कि भैया आप महिला हैं कि आप पुरुष हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं, कोई भी बने रहें, आप में विभेद नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, कहाँ पर? कोई सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है। प्राइवेट स्थानों पर व्यक्ति अपने अनुसार कर सकता है, ठीक है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो उसका जगह है। अगला क्वेश्चन है, अगला आर्टिकल है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के बारे में। 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी कार्यक्रम में आपको सरकार के द्वारा जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी उनमें सभी को अवसर बराबर से दिया जाएगा। मन में कई बच्चों के आता है फिर आरक्षण क्या है? तो हाँ, इसी वजह से अनुच्छेद 14 का 16 का क्लॉज 4 जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि सभी को अवसर की समानता दी जा सके। इसी वजह से इन लोगों को मतलब कि भारत के एक विशेष वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये पहले पीछे हैं, ठीक है, ये पहले से ही पीछे हैं, तो अब इन लोगों को इक्वालिटी पे लाया जाए, समता लाई जाए, तब हम भैया समानता की बात करेंगे, है ना। तो अनुच्छेद 17 की बात हो रही है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। और याद रखिए, भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन हमारे कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में मालूम चलता है, अगर आपको कोई जाति सूचक शब्द कह के आपको बुलाता है, ठीक है, तो वो भी अस्पृश्यता में आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। वही अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा चलते थे, राणा साहब, फलाना साहब, ढिमाका साहब, तो ठीक है, इन सब को बंद करने के लिए उपाधियों का अंत किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 से। सभी भारतीय समान है, ठीक है। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं आज जिसमें लगा सकते हैं, आप शिक्षा का लगा सकते हैं, आप पीएचडी करेंगे डॉक्टर लगा लीजिएगा, इंजीनियर करेंगे इंजीनियर लगा लीजिएगा, ठीक है। आप आर्मी में हैं, आप मेजर हैं जैसे, तो शिक्षा, सेना, ये आपके उपाधि आप लगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं।
याद रखिएगा, जबकि भारत का जो आपका सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, आपका भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, ये भी आप उपाधि के रूप में नहीं लगा सकते। आप अपने नाम के पीछे लगा सकते हैं, नाम के आगे नहीं। जो लगाते हैं वो गलत करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, ठीक है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, धरने रखने की, धरना, शांतिपूर्वक धरना, बिना हथियार के रखने की स्वतंत्रता, आबाद रूप से भारत के हिस्से में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है आपका अनुच्छेद 19। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। वहीं अब आपने समझा, अभी ये हमारे किस चल रहे थे, 18 चल रहे थे समानता के अधिकार की, ठीक है। 14 से 18 तक आप देख रहे थे समानता के अधिकार के बारे में। अब आप देख रहे हैं 19 से लेके 19, 20, 21 और 22, ये स्वतंत्रता। भारत में आप रहते हैं, आपको भारत की क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, आपको क्या क्या प्राप्त होती हैं, इसके विषय में यहाँ पे बात कही गई है। तो चलिए अब स्वतंत्रता के अधिकार को अपन समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 कहता है अपराध, हाँ, अनुच्छेद 19 तो समझ लिया, स्वतंत्रता किस चीज़ की है, बोलचाल की, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। फिर अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भैया इसका मतलब क्या हुआ, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पुलिस कोई पकड़ ले जाती है तो भैया आप उससे पूछ सकते हो, भाई साहब आप किस वजह से बुला ले जा रहे हो, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको अपने को बरी कराने के लिए, अपने आप को बरी कराने के लिए ये प्रस्तुत कर सकते हो, भैया हमने नहीं थे, मतलब सबूत प्रस्तुत कर सकते हो स्वयं से, ठीक है। अनुच्छेद 20 हो गया। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपनी जान की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आप अगर अपराधों के दोष सिद्ध की खुद हो सकते हैं, वकील से सलाह ले सकते हैं, आपको सरकारी अधिकार है, आपको अधिकार है 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का। ये सभी अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 देते हैं। आपातकाल के दौरान या किसी अन्य समस्या के दौरान विभिन्न मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है, शांत किया जा सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है, अगर आपदा आती है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी शांत नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। चाहे आपातकाल हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, ये आपके मौलिक अधिकार एक्टिव रहेंगे, ठीक। अगला आर्टिकल क्या कहता है, अगला आर्टिकल कहता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, आपने देखा कि अभी दोष, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। वही अनुच्छेद 21 का अभी हम इसको डिटेल से जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, लक्ष्मीकांत कवर कराएंगे, तो उसमें हम बात करेंगे। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की बात करता है। ये पहले नीति निर्देशक तत्व था, अब ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। जो भी गार्जियंस है, जो भी माता पिता हैं, उनका कर्तव्य है मौलिक कर्तव्यों के दौरान कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक। अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त कराता है अनुच्छेद 22। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात हो गई। अब आता है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको प्रदान करता है। कौन कौन से, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, मानव का व्यापार जो होता था, ठीक है, वो बंद, और बाल श्रम, ठीक है, बाल आश्रम लिखा है, बाल श्रम है कि भैया बच्चों से अगर आप श्रम नहीं करा सकते, ठीक है, उनका कर्तव्य अभी पढ़ाई का है, उन्हें पढ़ने दो, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 23 कहता है, 23 स्वतंत्रता प्रदान करता है व्यक्ति को। अनुच्छेद 24 वहीं कहता है कि कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, कि भैया कितने बच्चे रहेंगे और क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो मानव के लिए, मानव के दुर्व्यापार, मानव का शोषण, मानव का बालात होना चाहिए। यहाँ पे बालात का मतलब होता है, बाल तो ये क्योंकि बच्चों के लिए तो ये है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार को रोकता है। और बालात श्रम का मतलब ये होता है भैया जबरदस्ती, ठीक है, बंधुआ मजदूरी आप कह सकते हो,
ठीक है, बंधुआ मजदूरी। और अगर मजदूरी रेट चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है, तो आपसे 200 में काम कराया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो ये भी बालात श्रम के अंतर्गत आता है, ज़बरदस्ती श्रम कराना। ठीक है, वही अनुच्छेद 24 कहता है बच्चों के बारे में कि भैया बच्चों को कारखानों में इतनी एज के बाद ही लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि माल हैं, अगर इस उद्योग में आप 16 साल के अंदर लगा सकते हैं। ठीक, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका 23 और 24। अब अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, ये 4 अनुच्छेद हैं आपके जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है भैया धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म के आचरण की, भैया आपका जो भी धर्म है आप उसका आचरण, मतलब जिस तरह आचरण का मतलब कि अगर जैसे कोई इस्लाम धर्म वाला है का मानने वाला व्यक्ति तो वो टोपी लगाए, अपना धर्म का आचरण कर रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहनना है हमारा धर्म कहता है। अगर सिख हो आप पगड़ी धारण कर रहे हो, आप कृपाल लेके चल रहे हो, आप हिंदू धर्म से हो, आप तिलक लगा रहे हो, माला पहन रहे हो, ये सब आपके धर्म के आचरण हैं। ठीक है, तो आपको अपने धर्म का आचरण की स्वतंत्रता है, कोई अबाध रूप से है, और आप अपना प्रचार, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। ठीक है, स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता कब तक है? जब तक आप किसी की दूसरे की स्वतंत्रता को हनन ना पहुंचाओ। ठीक है, जिस तरह से आप भारत के व्यक्ति हो, आपको ये अधिकार है, तो उस प्रकार से दूसरा व्यक्ति भी भारत का है, उसको भी वही अधिकार है। ठीक है, तो आप उसके अधिकारों का हनन करोगे तो बस गड़बड़ है मामला। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब आप जानते हैं कि कमेटियां बन जाती हैं, ठीक है, ट्रस्ट होते हैं, फलाना धार्मिक ट्रस्ट है, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए अपना मैनेज कर रहे हैं, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 29। ठीक है, 26 हो गया। 27, 28 में क्या था मैं बता देता हूँ। 27, 28 भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं को लेके ही बात कर रहा था कि भैया कि आप अपना अबाध रूप से कहीं भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, इन्हीं से रिलेटेड था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वहीं आ गया अब अनुच्छेद 29। अगला अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संबंध में है। ठीक है, अनुच्छेद 27, 28 में बता दूं मैं क्या है कि भैया सरकार जो पैसा देती है वो अगर देगी तो सबको इक्वल देगी, और सरकारी जो अगला 28 से 28 पे कहा गया है सरकारी संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धर्म का मतलब का प्रचार नहीं होगा। ठीक है, वो इक्वल रहेंगे सभी के लिए। ठीक, किसी विशेष धर्म को बढ़ोतरी नहीं देगा। अब 29 और 30 हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है भैया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेंगे हम। ठीक है, वही अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जैसे सपोज दैट आप सोचो, ऐसे समझ जाइएगा आप, 100 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, 100 लोग हैं, ये महिला और पुरुष हैं। ठीक है, 100 लोग महिला पुरुष हैं। इन 100 में से 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो 5 बच्चे क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि यहाँ पर महिला और पुरुष हैं, बड़े हैं, लोग हैं, और 5 बच्चे जो छोटे हैं वो अल्पसंख्यक हैं। उसी प्रकार से धर्म, जैसे एक आबादी है मान के चलो किसी भी देश में जो कि एक धर्म को मानने वाले हैं यहाँ पे 100 लोग। ठीक है, 100 लोग हैं, 100 टोटल 100 हैं, जिसमें से 80 लोग मान रहे हैं एक धर्म को, या 70 लोग मान रहे हैं एक धर्म को, 22 लोग मान रहे हैं एक धर्म को, और बकाया 8% में विभिन्न धर्म के लोग हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। ये धर्म क्या है? ये लोग हैं, ये बहुसंख्यक हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक ऐसे अपने वर्गों का संरक्षण करने के लिए उनके प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 30 में ये अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, और ये उनके वर्गों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 31 जो है वो साइलेंट है। फिर अनुच्छेद 32 जो है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उस पर हम अगले लेसन में बात करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि अगर हम 1000 जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम आपके पास लाइव आएंगे और लाइव क्लास लिया करेंगे, मेरा वीडियो आपको प्रॉपर आया करेगा, और हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे। इस तरह से 1 लाइनर पे शॉर्टकट नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन अभी हम शॉर्टकट चलाएंगे जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है।
ठीक है। जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा फिर हम कोर्स चलाएंगे। जिस तरह से अदर प्लेटफॉर्म में आपको पेमेंट करके कोर्स मिलते हैं, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेंगे। और मेरे साथ साथ लगभग 3-4 लोग भी काम करेंगे साथ में, ठीक है। तो ये अभी मैं ये जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है, ये पॉलिटी का आएगा, इकोनॉमी का, साइंस का, इसी तरह वन लाइनर फॉर्मेट में हम सभी सब्जेक्टों का लाएंगे। फिर हम इसके बाद लगभग आपको कंप्यूटर के कुछ MCQ क्वेश्चन, ठीक है, और आपको जीके के कुछ MCQ क्वेश्चन टेस्ट नुमा, ठीक है, और इसी तरह से कुछ लेक्चर और हम आपको भी प्रोवाइड कराएंगे। लगभग हम 100 लेक्चर इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। और हम आपका इंतज़ार करेंगे कि 1000 जैसे सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे। शुरुआत में मैं लक्ष्मीकांत कंप्लीट कराएंगे हम यहाँ पे, और फिर हम ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमी और फिर साइंस, इस तरह से विभिन्न हिस्ट्री आपकी क्लासें होंगी और विभिन्न टीचरों के माध्यम से। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। थैंक यू।